हेलो एवरीवन। आज से हम आपके वैकल्पिक पेपर जो कोर पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का, वहां पर इन्वायरमेंट भी है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बेसिक स्टडी आपकी हम कराने की कोशिश करेंगे। इसका एक और फायदा, आप अपने एग्जामिनेशन के लिए इन्वायरमेंट की स्टडी भी यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट के पेपर को बहुत डिटेल से समझेंगे। पर्यावरण, इन्वायरमेंट। पर्यावरण है क्या? पर्यावरण का शब्द जो है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर, और आवरण मतलब होता है घेरा या हर तरफ मौजूद चीज, यानी जिसे कवर कह सकते हो या घेरा कह सकते हैं या उसको कवर कह सकते हैं। तो हमारे चारों ओर क्या है? हमारे चारों ओर क्या है? तो आप अगर देखें तो मनुष्य हैं आप, और मनुष्य के चारों ओर जल, हवा, मिट्टी, जीव जगत और भौतिक संसाधन हैं। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भौतिक संसाधनों में जंगल, नदियां और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब हमारे जंगल, नदियां, पर्वत, मैदान, ये सभी चीजें आ जाती हैं। तो मनुष्य के चारों ओर ये चीजें हैं। तो इन सारी चीजों की स्टडी हमारे पर्यावरण में होगी। इन्हीं से मिल करके हमारा पर्यावरण बनता है, ये आप समझें। अब इस चीज को अगर हम ध्यान दें तो पर्यावरण में हमें ध्यान ये देना है कि मनुष्य कैसा व्यक्ति है। तो आप देखेंगे कि इन संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पूरे संसाधनों की बात कर रहा हूं। इसको सजीव और निर्जीव। इनमें से जो चीजें आपको पता है, सजीव वो होते हैं जिनमें बदलाव होता है, जो उत्पत्ति कर पाते हैं, जिनमें ये कह सकते हैं कि उनमें रूपांतरण होता है। और जो निर्जीव होते हैं उनमें ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ये गुण नहीं होते हैं। हाँ, ये आपके लिविंग हैं और ये नॉन लिविंग हैं। अब यहीं पर से एक बहुत अच्छी डिफिनीशन आपकी निकल के आती है, वो निकल के आती है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसकी परिभाषा क्या है? आई थिंक इसका सबसे प्रथम एग्जाम्पल टांसले ने दिया था। टांसले ने इसकी पहली बार परिभाषा दी थी, और टांसले के अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन इसकी जो हकीकत में अर्थ है, इसकी जो संरचना है, अवधारणा है, वो क्या है कि सजीव और निर्जीव जगत का आपस में निर्भर होना पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां से हमारी बात शुरू होती है कि हम पर्यावरण को कैसे जानें। तो अब आप समझिए कि इस चीज में हम कैसे देखेंगे कि एक है प्रकृति,
क्या है? प्रकृति। और प्रकृति के साथ है इंसान। ठीक है, अभी समझिएगा, देखिए इधर, प्रकृति जब 100% है, सबसे ज्यादा प्रकृति है, मान लीजिए कहीं पर 100 पेड़ हैं और एक इंसान है, तो ऐसी स्थिति में ये इंसान टोटली प्रकृति पर निर्भर रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? और इसकी सारी संरचनाएं कहां पर रहेंगी? प्रकृति के अकॉर्डिंग चलेंगी। इसी को हम डिटरमिनिज्म कहेंगे। डिटरमिनिज्म, जैव निश्चितता, यानी हम प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं और प्रकृति हमारी पूरी एक्शंस को क्या करती है? कंट्रोल करती है। हम इस समय सैवेज होते हैं, जंगली होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी कृत्रिम चीज नहीं होती। हवा, पंखा, एसी, टीवी, कार, पेट्रोल, कुछ भी नहीं। लकड़ियों के उपले, पता लगा जानवरों के वो जो गोबर हैं उनको लेकर के जंगल में बिन करके जानवर को मारा, वहीं उनकी आग जलाई, उन उपलों को ढूंढ करके वहीं भूना ऊना और वहीं खा लिया। जिंदा रहने के लिए बेटा सब करना है, किया है लोगों ने, इंसान आज भी कर रहा है। यही तो रीजन था कोरोना के आने का। क्या ऐसा बचा है जो कोरिया और चाइना और जापानीज वगैरह नहीं खा रहे हैं? क्या ऐसा बचा है? इवन कहने की बात नहीं है, बच्चे जो अनमैच्योर बच्चे बोर्न हो जाते हैं उनको तक को काट के खा जाना है। क्या बात करोगे? तो ये डिटरमिनिज्म है। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट स्टेज है प्रकृति पे। अब सेकेंड स्टेज आती है। जब सेकेंड स्टेज आती है तो यहां पर क्या होता है, इंसान इस प्रकृति में, मान लीजिए उसने क्या किया, 4 पेड़ काटे। कितने पेड़ काटे? और इस जगह पर इंसान ने अपनी झोपड़ी बना ली रहने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इंसान ने ये झोपड़ी बना ली, किसकी जगह? 4 पेड़ों की जगह। एक इंसान इक्वल टू 4 पेड़। ये बात आ रही, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा बहुत मतलब चीजों को समझिएगा, ये बात तो मिटा देना। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो चीज हुई, यहां पर इंसान ने अपना एक नीचे पैदा कर लिया। नीचे, ये तुम्हारा इंग्लिश का शब्द है, दीवारों में, गांवों में जो आल होता था, आर, दिया जिसमें रखा जाता था, उसको नीचे कहा जाता है। प्रकृति में इंसान ने 4 पेड़ों को काट करके ऐसी एक जगह बना ली जहां उसके जीवन की संभावना बढ़ गई। समझ में आया नहीं आया? जंगल था, पहले दिन जब हम जंगल में गए हमने कुछ नहीं पता था, हम पेड़ पे ऐसे सो गए डाल पे। बाद में समय गुजरा और धीरे धीरे हमने वहां पे 3-4 पेड़ काटे, उन पेड़ों से लकड़ियां कड़ियां मेंटेन करके हमने एक झोपड़ी बना ली। तो ये हमने क्या किया, प्रकृति की गोद में अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा सा बदलाव किया। ये कहलाता है पॉसिबिलिज्म। ये क्या कहलाता है? पॉसिबिलिज्म। इसको कहते हैं संभावनावाद प्रकृति में। यानी हम नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। क्या कर रहे हैं हम? समझ में आया? इसी में जब हम नेचर से एडजस्ट करते हैं तो इसे हम एडेप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकूलन, एडजस्टमेंट जिसे कहा जाता है। अब जब प्रकृति में हमने एडजस्टमेंट करना शुरू किया, क्लियर बेटा? तो ये एक इंसान 4 पेड़ की सैक्रिफाइस है ना। अब क्या होगा, पेड़ कितने बचे थे? 96 इक्वल टू 1%। अब धीरे धीरे क्या होगा, इंसान बढ़ेगा, पेड़ कटेंगे। बात समझ में आ रही है? और ये सीन आते आते हो जाएगा, मान लीजिए 25 पेड़ बचे और इंसान हो गए कितने, क्योंकि 75 पेड़ कट चुका है अब तक, तो मान लीजिए कि 15 इंसान आ गए। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में
पर्यावरण का जो पारिस्थितिकी तंत्र था, समझ में आया नहीं आया, वो डिस्टर्ब होने लगेगा। यानी इंसान अपने विकास के साथ प्राकृतिक संतुलन में डिस्टरबेंस शुरू कर देता है। समझ में आई बात नहीं आई? संतुलन में क्या कर देता है? बाधा उत्पन्न कर देता है, या कह सकते हैं उसमें वो खराब कर देता है, संतुलन खो देता है, असंतुलन पैदा कर देता है। ये वर्ड सही है। क्लियर? इसने जितनी अब गंदगी ये 15 इंसान जो गंदगी फैलाएंगे, वो गंदगी 25 पेड़ साफ नहीं कर पा रहे हैं, और ये 15 इंसान आगे बढ़ने ही हैं, पेड़ घटने ही हैं। तो क्या हो रहा है? पर्यावरण खत्म हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। जो बैलेंस होना चाहिए बायोटिक है ना अबायोटिक का, वो नहीं हो पा रहा। जो बात हम यहाँ पे कह के गए, अभी बात समझ में आई कि नहीं है? इस कारण पर्यावरण असंतुलन की बात आ रही है। और अब क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इंडिया बिकेम लार्जेस्ट, आप पढ़ चुके होंगे ये चीज, हम बिकेम लार्जेस्ट या हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री, मोस्ट पॉपुलस कंट्री कह सकते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया के पास है, और जब हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया के पास है तो ये पॉपुलेशन क्या होनी है? कंटिन्यूअस ग्रो करेगी। और पॉपुलेशन ग्रो करने का मतलब क्या है? मोर एयर, मोर वाटर, मोर लैंड, मोर गंदगी, सैनिटेशन प्रॉब्लम आएगी, एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज होगा, एयर पॉल्यूट होगी, कंजम्पशन प्रॉब्लम करेगा, हर जगह क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी आएगी, कमी आएगी। किसमें? संसाधनों में, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इस कारण आज जरूरत है एनवायरमेंट के जानकारी को रखने। ये कॉन्सेप्ट आ सकता है। पॉसिबिलिज्म क्या है, जियो डिटर्मिनिज्म क्या है, स्टॉप एंड गो थ्योरी क्या है। स्टॉप एंड गो थ्योरी इन दोनों के बीच में आती है, डिटर्मिनेशन एंड पॉसिबिलिज्म के बीच में, कि आप क्या करें? 50-50 रखें। आप बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट का बैलेंस रखें, जिससे कि ना तो गंदगी ज्यादा हो और ना आप प्रकृति पे रहें। बैलेंस बना के रखिए। इसीलिए कहा गया है जब पेड़ काटिए तो पेड़ लगा जरूर दीजिए, क्योंकि पेड़ लगाने से आप प्रकृति को एक सहारा दे रहे होते हो। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं प्रकृति में सब कुछ हम हैं, तो फिर प्रकृति एक बार चांटा मारेगी और आप पूरा खत्म हो जाएंगे। और इसका पहला एग्जाम्पल अभी आप कोरोना मैटर पे देख चुके हैं। उस समय कोई बहादुर इंसान ऐसा नहीं था जो कह सकता हो कि नहीं हम जीत जाएंगे। उम्मीद सब छोड़ चुके थे कि हे भगवान क्या होगा, क्या कभी वो दुनिया वापस आ पाएगी, क्या कभी वो जिंदगी मिलेगी। मैं आपको इसी चीज को लेकर के थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति था, एक कहानी है कि प्रकृति कैसे जरूरी है, हमें प्रकृति को कैसे समझना है। अगर आप यह मानने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति वास्तव में सब कुछ सही नहीं बना रही है, तो गलत हैं आप। ऐसा एक व्यक्ति था, वो पेड़ काटता था और वो कहता था प्रकृति में कुछ भी अच्छा नहीं बनाया गया है। क्या प्रकृति ने अच्छा बनाया है? इतना छोटा सा तरबूज का पेड़ होता है, इतना बड़ा फल लगता है। कद्दू का इतना छोटा पेड़ होता है, इतना बड़ा फल लगता है। इतना बड़ा बड़ा सा पेड़ होता है, इतना छोटा फल लगता है। वो व्यक्ति मानता ही नहीं था, जंगल काटता रहता था। एक दिन वो जंगल में था और जंगल में वो क्या कर रहा था? लकड़ी कटवा रहा था। उसे भूख लगी, तो भूख के लिए वो परेशान होता हुआ जब गया तो वहां पर एक जामुन का कहीं पर पेड़ था, तो वो जामुन खा रहा था उठा करके। अब चूंकि जामुन छोटी छोटी थी, बंदा भूखा था तो उसकी भूख नहीं मिट रही थी, तो फिर वो कहता है क्या बनाया, इतना बड़ा सा पेड़ है और इतनी छोटी छोटी जामुन है। अरे पेड़ के साइज के हिसाब से जामुन बनाते, एक जामुन खाता पेट भर जाता। थोड़ी देर बाद बेटा उसका पेट भर गया, वो वहीं पानी पी के सो गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वहां पर एक जामुन उसकी नाक पे गिरा। नाक पर जब जामुन गिरा तो उठ के बैठा और फिर सोचने लगा, हे भगवान तुमने बिल्कुल सही बनाया है। अगर पेड़ के साइज के हिसाब से फल बनाया होता और आज वो नाक के ऊपर गिरा होता तो हमारा काम हो गया था। और ये हकीकत है कि इसीलिए प्रकृति ने जितने बड़े फल हैं वो जमीन पे बनाए हैं।
और जितने छोटे फल हैं वो ऊपर लटकाए हैं, और जिन फलों के गिरने से चोट लग सकती है उन फलों के जो अटैचमेंट हैं, नसुरा जिसे कहते हैं, वो इतने हार्ड होते हैं कि वो आसानी से नहीं टूटते, जैसे बेल, जैसे कैथा। और इनका एक टाइम होगा, जब वो पकेंगे तो प्रकृति सिंबल देती है कि इस समय इसके नीचे मत आओ, गिर सकता है ये, क्योंकि उनका एक टाइम है। तो प्रकृति ने सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया है। एक और एग्जांपल दे दूं, मैं आपको प्रकृति की बनावट पे एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर मैं इस जगह पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि हम हैं इंसान और यहां है जानवर। क्या आप मुझे जानवर और इंसान का एक अंतर बता सकते हैं? जल्दी करिए, टाइम नहीं है, इंट्रो क्लास है तो थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी है। जानवर और इंसान का एक अंतर, जो जानवर के पास है इंसान के पास नहीं है, इंसान में है जानवर के पास नहीं है। सर सिमिलैरिटी तो होती है, मतलब जो अंतर बताइए, अंतर बताइए बेटा। कौन कह रहा है? नहीं, जानवरों का ज्यादा होता है। अब मैं बता दूं, चूंकि टाइम के पास सोचने समझने की उनके पास नहीं है क्या? आपने कोलर की सूझबूझ का एग्जाम्पल नहीं पढ़ा? बहुत सारी डॉग, तो उनको भी तो ट्रेंड किया जाता है, वो भी तो शिक्षा ले रहे हैं, उनको भी तो शिक्षा मिल रही है। तो फिर सर क्या अंतर? अभी बता रहा हूं। जानवर जो है उसका शरीर देखना, उसका जो दिल है, दिमाग है और उसका जो कह सकते हैं पेट है, वो एक लाइन में है। और जो इंसान है उसका दिल, उसका दिमाग सबसे ऊपर है, हाँ, फिर दिल है उसका जो यहाँ पर है, और फिर पेट है। तो आपके पास क्या है? आप इस तरीके से चलेंगे, टॉप प्रायोरिटी हमारी दिमाग की होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी दिमाग दिल की होनी चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी पेट की होनी चाहिए। अगर हम इन दोनों को छोड़ करके इसकी बात सोचते हैं तो हम फिर ये हैं, और जबकि जानवर में ये तीनों एक उसमें है, रिजल्टेड, ये किसी को प्रायोरिटी नहीं दे पाता। तो बीइंग इंसान हमको पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए। हम जानवर नहीं बन सकते कि जहां खाएं वहीं पे पॉटी कर लें, है ना? जानवर ऐसा करते हैं, हम इंसान हैं, हमें इंसानों जैसे रहना है। तो पर्यावरण इसलिए जरूरी है, आपको समझना होगा। क्लियर? अब कुछ टॉपिक्स पे चर्चा कर लेते हैं, पॉज कर दो। तो पर्यावरण में हमारे पास मंडल हैं। मंडल मतलब होता है क्षेत्र। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास 3 मंडल हैं, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो ये यहां पर मंडल और क्षेत्र की बात है, इंग्लिश के लिए आपको याद रखना, ये रिल्म्स ऑफ द अर्थ हैं, रिल्म्स ऑफ अर्थ। अब यहां पे क्या करना है? जो जल मंडल है वो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये एटमो है, एटमॉस्फियर जिसे कहते हैं, ठीक है, और ये लिथोस है, लिथोस्फीयर। अब इन तीनों मंडल को अगर हम एक सिंबल के तौर पर देखें, मान लीजिए ये हमारा 1 नंबर का जल मंडल है, ये हमारा 2 नंबर का वायुमंडल है, ये जल है, ये वायु है, और ये हमारा पृथ्वी है। तो इन तीनों को लेकर के इनके इंटरैक्टिंग जोन में लाइफ कहां पर है? इस जगह पर, इस जगह पर क्या है? जीवन है, और इसी जीवन को हम लाइफ कहते हैं, इसी को हम बायो कहते हैं। तो बायोस्फीयर इंटरैक्टिंग जोन हो जाता है किसका? एयर, सॉइल एंड वाटर का। हवा, पृथ्वी, पानी का इंटरैक्टिंग जोन बायोस्फीयर कहलाता है, ठीक है, और हम बायोस्फीयर में ही रहते हैं, ठीक है। अब इस बायोस्फीयर को समझने के लिए हमको चीजें समझनी होंगी,
और हम आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा एनर्जी साइकिल के बारे में। स्टडी करेंगे हमारी इंटरेक्शन पृथ्वी का और सन का। तो ये हमारा सन है और सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? सन, सूरज ऊर्जा का स्रोत है। ये बात याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है या प्रमुख स्रोत क्या है, ऊर्जा कहीं पर भी है, कहीं पर भी है, वो कोयले, एयर, पानी, वाटर जिसमें भी है, वो आई कहां से है? सूर्य से। अब देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? लैंड। अब लैंड से हमको मिलता सन है। अब सन में क्या हो रहा है? सन में एक बात ध्यान रखिएगा, सन की ऊष्मा का रीजन क्या है, कारण क्या है? तो लगातार इसमें नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन, यानी यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें आपस में इंटरैक्ट करती रहती हैं और इनके कारण क्या होता है? प्रकाश पुंज, जिनको सन फ्लेम्स कहते हैं, और ये फोटॉन के रूप में होती हैं, प्रकाश पैकेट्स के रूप में। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये पृथ्वी की तरफ आने की कोशिश करते हैं। समझ में बात आ रही है ना? इनको रेड पेन से ही दिखाते हैं क्योंकि ये है। क्लियर? तो ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। क्लियर? अब जब ये पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे अल्ट्रावायलेट, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्या बोलते हैं इनको? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ध्यान दीजिएगा, इन का लिया आयन, सो का लिया सोलर का लिया एसओ और टीआईओएन यहां से लिया, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है इंसोलेशन, और इसको बोलते हैं सौर विकिरण। क्या बोलते हैं? सौर विकिरण। दिन के दौरान सौर विकिरण आता है और अर्थ के सेंटर्स में चला जाता है, यानी अर्थ क्या करती है? इस सौर विकिरण को अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसके बीच में एक सीन है, वो ये है कि यहां पर एटमॉस्फेयर है। क्या है? और एटमॉस्फेयर के ऊपर के लेवल पर ओजोन लेयर है। क्या है? और कहते हैं ओजोन लेयर इसकी अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अल्ट्रावायलेट रेस को ये अब्सॉर्ब कर लेती है, कुछ रेस आपस में रेडिएट हो जाती हैं। ओनली 51% ऑफ टोटल सन इंसोलेशन रीचेस टू द अर्थ सरफेस इंसोलेशन। तो बात आ सकती है कि कितने परसेंट सौर विकिरण पृथ्वी सूर्य से ग्रहण करती है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे पूरी बात समझ लो फिर बताते हैं। अब यहाँ पे 51% ले रही है जब सन हीट कर रहा है तब। अब बाय चांस यहाँ पे सन सेट हो गया, सूरज क्या हो गया? ऑफ हो गया और नाइट आ गई। अब जब नाइट आ गई तो बाहर की हीट कहां पर ज्यादा है? अर्थ के सेंटर पे। बाहर की तरफ हीट क्या हो गई है? खत्म हो गई है। और ऊर्जा हमेशा कम, ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर जाएगी, हीट ज्यादा से कम की ओर जाए। तो अर्थ में हीट है, अब ये बाहर की ओर फिर जाने की कोशिश करेगी। तो जो ये रेडिएशन होगा किसका? अर्थ का, ये कहलाता है पार्थिव विकिरण। क्या कहलाता है? पार्थिव विकिरण। इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ड्यूरिंग नाइट होगा। कब होगा? रात में होगा। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होने के दौरान अर्थ ने जो ये 51% टाइट हीट ली थी, इसको इसने 51% यहां से वापस कर दी।
तो क्या हुआ, 51% प्लस हुआ कब, ड्यूरिंग डे में, ओके, यस सर। और 51% माइनस हो गया ड्यूरिंग। नाइट। तो अर्थ का जो हीट बजट था, पृथ्वी का जो हीट बजट था, वो बैलेंस रहेगा। यस सर। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। लेकिन अगर अर्थ के पार्थिव विकिरण को किसी भी कारण से यहां पर पोल्यूशन लेयर रोक देती है, ये पोल्यूशन लेयर हो गई, क्या हो गई, पोल्यूशन लेयर, तो क्या होगा, जो हीट अर्थ की बाहर जा रही थी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होके कहां आ जाएगी, पृथ्वी में। ये क्या कर देगा, हीट राइज कर देगा, राइज करेगा। ये एक्टिविटी कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया ना आया? ग्लोब वार्म कर रहा है, क्यों कर रहा है, जो एनर्जी हमसे बाहर जानी चाहिए थी वो, रीजन कौन बन रहा है, हमारे द्वारा किया गया पोल्यूशन। यही रीजन है कि हमको एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस होना पड़ेगा। क्यों चिल्ला रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, आपके ही कर्म आपके सामने आ रहे हैं। एक दिन एक कार्टून था, उसमें एक बड़ा मरियल सा आदमी सूरज देवता की ओर 12 बजे बिल्कुल पसीना वो कर रहा है, कह रहा है महाराज गलत समझ गए हैं, हमने आपसे डिग्री दिखाने के लिए नहीं कहा था, आप डिग्री मत दिखाओ। तो सन डिग्री जो दिखा रहा है वो आपके ही कारण दिखा रहा है। हमारी खुद की हीट अगर नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम हीट बजट पे आ जाएंगे। वापस क्या रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग, भाई उसी के कारण हीट बढ़ रही है, जब हीट बढ़ रही है तो ग्लोब हीट हो जाएगा, इसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो इफेक्ट है, ये जो पूरा तरीका है, ये जो पूरा, बेटा इधर देखो, ये जो पूरा तरीका है, ये अमेरिका के जो ग्रीनलैंड है, ध्यान दीजिएगा, जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में आइस के एरिया में कांच के जो घर होते हैं, जहां पर पेड़ों को लगाने के लिए कांच के जार लगाए गए हैं, ये ग्लास हाउस होते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? इनको कहते हैं ग्रीन हाउस। क्या बोलते हैं इनको? इसमें क्या होता है, इसमें सन की हीट तो कांच को वो करके नहीं अंदर चली जाती है, लेकिन पेड़ की हीट कांच के इस ग्लास को क्रॉस करके बाहर नहीं आती। समझ में आया? इसके कारण ये पेड़ जिंदा रहता है ठंडी के माहौल में भी, तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस। समझ में आया? इसी तरीके का कुछ एक्टिविटी यहां पे हो रहा है। रिजल्टेड ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर? ग्लोबल वार्मिंग को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ग्रीन हाउस क्या है? कांच के ग्लोब के, मतलब कांच के कैनोपी नुमा एक शेप है जो बर्फीले एरिया में, आइसी एरिया में प्लांट्स को डेवलप करने के लिए लगाए जाते हैं। अभी बात समझ में आ गई? ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया, ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गई, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन समझ में आ गया, सोलर विकिरण समझ में आ गया, इंसोलेशन समझ में आ गया। बाकी परसेंटेज पे हम चर्चा लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन्वायरमेंट में प्रॉमिस है एक अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल कराएंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।